और हर गॉसिप भी आप ले सकते हैं, उसके बीच में कहीं न कहीं नामवर सिंह उपस्थित रहे। एक इतनी बड़ी शख्सियत जिसने हमारी भाषा को अपने ज्ञान, अपने मेधा के बल पर न केवल शक्ति प्रदान की, बल्कि उसी के साथ साथ एक जो अंग्रेजी का वर्चस्व था उसके सामने बगैर किसी हीनता ग्रंथि के साहस के साथ और आत्मसम्मान के साथ खड़ा होना सिखाया, ये जज्बा पैदा किया। नामवर सिंह ने पाठ्यक्रमों के जरिए जो हमारी भाषा को जो सम्मान दिलाया, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम निर्माण की बात रही हो, यह NCERT में पाठ्यक्रम को तय करने की भूमिका रही हो, साहित्य अकेडमी के जरिए उन्होंने कुल मिलाकर के जो आज़ादी के बाद जो हमारी हिंदी सेवी संस्थाएं थी, अगर आप देखें तो उनका एक तरफ क्षरण हो रहा था, उनका तेज, उनका प्रताप कमजोर पड़ता जा रहा था। तो ऐसे में एक व्यक्ति ने अकेले कई संस्थाओं का काम किया और हिंदी को उसका गौरव न केवल बरकरार रखाया बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया। तो एक ऐसे विरल बुद्धिजीवी का, एक ऐसे विरल आलोचक का हम लोग जन्मशती मनाने के लिए जब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो यह उनकी जन्मशती का जश्न तो है ही, हमारी अपनी भाषा के गौरव और उसके आगे बढ़ने का भी जश्न है। अब यहाँ पर मुझे बोला गया है कि जब आशीष जी से पहले बात हुई, जब उत्तरार्ध में इन्होंने कहा कि बीज वक्तव्य देना है। अब मैं कोई ऐसा अभ्यस्त वक्ता नहीं हूँ, तो मेरे सामने कई कठिनाइयाँ मुझे दिखी। मैंने आशीष जी से कहा भी, लेकिन अब इनके प्रति प्रेम और इनका आग्रह, मैंने कहा अब वो बीज वक्तव्य होगा या कौन सा वक्तव्य होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ अपनी बातें कहने की कोशिश करूँगा। लेकिन मुश्किलें दरपेश आई, उसमें एक तो सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि यहाँ मंच पर मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलने के लिए उपस्थित हूँ और एक नारी की तरह उपस्थित, जिसने वक्तृत्व कला को, व्याख्यान को, वक्तृता को एक कला के रूप में आगे बढ़ाया। मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में तमाम लोगों के व्याख्यान सुने हैं, तमाम लोगों के भाषण सुने हैं, लेकिन नामवर जी जैसा उन्होंने एक कला की तरह, एक सुंदर संरचना की तरह व्याख्यान को रच दिया था। उनके व्याख्यान ऐसे होते थे जिसमें आपको कला की सुंदरता मिलेगी और एक किताब की बौद्धिकता भी आपको मिलेगी। और उन्होंने न केवल ये किया बल्कि वक्तृता को हिंदी में जो लुप्त हो गई थी, हमारी लोक परंपरा में जो थी और लुप्त हो गई थी, उसे एक विधा के रूप में स्थापित किया। और इसका सबूत अगर आपको चाहिए तो इसी विश्वविद्यालय के आलोचक और प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी ने जो उनके व्याख्यानों को संपादित करके जो तमाम पुस्तकें प्रकाशित कराई, आप उसे देख लीजिए। उसमें एक नहीं अनेक विलक्षण आलोचना ग्रंथों का एक सामग्री आपको मिलेगी। तो ये कोई साधारण काम नहीं था। कई लोग नामवर जी के बारे में हंसी मजाक में कहते थे कि वह तो लिखते कहाँ थे, वो तो भाषण देते थे, बोलते थे। लेकिन अगर आप इन किताबों को देखें तो आपको लगेगा ये किताबें किसी भी प्रिंट रूप में लिख करके जो किताबें तैयार की गई हो उससे कम नहीं। दूसरी बात कि यह एक हिंदी का मिजाज जो नकार जिसमें ज्यादा रहता है उसका भी द्योतक है। मुझे नहीं लगता कि रामविलास शर्मा के अलावा हमारे हिंदी में नामवर जी के पास कम से कम 6 पुस्तकें, एक अद्वितीय पुस्तकें, कविता, कहानी, विचार, तमाम सारे मुद्दों को लेकर के जो है। लेकिन
कि मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य आलोचक के पास कोई इससे ज्यादा पुस्तकें, रामविलास जी को अलग हटा दीजिए तो इससे तो, लेकिन ये एक कहा गया कि नामवर जी ने पुस्तकें कम लिखी, व्याख्यान ज्यादा दिए। आपकी निगाह में ऐसा लगता है जैसे व्याख्यान कोई द्वयम दर्जे की चीज हो सकता है कि बहुत सारे व्याख्यान मेरे जैसे लोग देते हैं द्वयम क्या तृतीय दर्जे की चीज हो जाती है, क्योंकि मैंने कहा कि नामवर जी ने उसे व्याख्यान कला को एक कला रूप में उपस्थित किया और विधा के रूप में स्थापित किया। ये नामवर जी का अपना योगदान था। दूसरी जो कठिनाई है कि नामवर जी को एक टेक्स्ट की तरह अगर हम लें और उसे डिकोड करना चाहें, उनकी विचारधारा को भी, उनकी वैचारिकता को भी और उनके व्यक्तित्व को भी, तो जैसे एक बढ़िया रचना होती है, वो आप उसके एक आयाम को छूते हो तो तुरंत उसके अनेक आयाम उपस्थित होकर कहते हैं कि मैं भी। नामवर जी को एक जगह से आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि ये नामवर जी, तुरंत आपको कई जगह उपस्थित होकर कहेंगे कि नहीं नामवर जी तो ये, इसके साथ साथ यह भी है। आप उनके व्यक्तित्व को ले लीजिए, एक ऐसा शख्स जिसने एक दुनिया भर का साहित्य, दुनिया भर का एक ज्ञान जिसमें समाहित हो, और खास तौर पर पश्चिम का भी मेरे ख्याल से उतना बड़ा ज्ञान का अध्ययन शायद ही किसी ने किया, लेकिन अपने पहनावे में, अपनी वेशभूषा में, वो एक कुर्ता धोती पहने, एक खांटी देशी आदमी। जेएनयू में अकेले वही थे जो इस तरह का पहनावा पहनते थे, जो कि जेएनयू जो एक लगभग वेस्ट के मूल्यों से, मॉडर्निटी के मूल्यों से निर्मित जिसकी हुई, वहाँ पर एक ऐसी वेशभूषा। जैसे ही आपको लगेगा कि नामवर सिंह एक पारंपरिक व्यक्ति थे, वैसे ही उनके विचार सामने खड़े हो जाते हैं, जिसमें तमाम परंपरा के स्थापित मूल्यों को बहुत बुरी तरह तोड़ा। उसमें बिल्कुल उन्होंने मोह नहीं किया, जो तमाम सामंती मूल्य थे, तमाम जो हमारे सामंती मूल्य थे, और जो तमाम हमारे यहाँ एक स्टीरियोटाइप जो हमारे यहाँ स्थापनाएं हो गई थी, उन सबको नामवर जी ने एक निर्ममता। जब आपको लगेगा कि ये तो एक ऐसे शख्स थे जिसको सुनने के लिए हिंदी से बाहर के, साहित्य से भी बाहर के जो ज्ञान अनुशासन होते हैं, वो लोग उत्सुक रहते थे कि नामवर जी ने क्या कहा। दूसरी तरफ अंग्रेजी में लिखने वाले, पढ़ने वाले शायद हिंदी की किसी शख्सियत को सुनने के लिए अगर इतने उत्सुक होते थे, ये जानने के लिए क्या कहा, तो वह नामवर जी होते थे। ऐसा लोग बताते हैं और ऐसा हम लोग जानते हैं। तो एक तरफ यह ऐसा व्यक्ति, लेकिन दूसरी तरफ वह जब मिलना जुलना होता था तमाम अपने सामाजिक आयोजनों के बाहर, जब अपने मुक्त क्षणों में वह मिलना जुलना पसंद करते थे, तो वह लेखकों से, नए लेखकों से, युवा लोगों से बातचीत करना पसंद करते थे। तो एक नामवर सिंह को अगर आप एक तरफ रखते हो तो दूसरा नामवर सिंह उपस्थित होता है। उनके विचारों में भी आप, जैसे कई लोग कहते हैं कि कई बार वो कंट्राडिक्ट करते थे रामविलास जी को लेकर के, जब तमाम लोगों को लगता था कि नामवर जी से उनकी कोई राइवलरी है, कोई प्रतिद्वंदिता है, और रामविलास जी का एक तरह से पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ जो है वह केवल जलती मशाल जैसा रामविलास जी पर अद्भुत आलेख लिखते हैं। कई लोग कहते हैं प्राय कि नामवर सिंह एक शक्ति केंद्र थे, शक्ति केंद्र थे, और तमाम सारे पुरस्कार, तमाम सारी पदवियां, तमाम नौकरियां, सब वो उनके नियंत्रण में थी। तो लगता भी थी भी, ये भी सही है, लेकिन जैसे ही आप सोचते हो कि नामवर सिंह के पास जो साहित्य की जो सत्ता होती है वह सब उनके इख्तियार में थी, तुरंत एक तर्क आपके सामने उपस्थित होता है कि ऐसा पावरफुल व्यक्ति, न केवल इतना बल्कि यह भी कि भारत के लगभग
कई प्रधानमंत्री उनसे उनके निजी निजी रिश्ते थे, लेकिन एक पद्म पुरस्कार तक नामवर जी को नहीं मिला। कितने लोगों को दिलाया होगा उन्होंने, या कमेटियों में रहे, वो खुद पद्म पुरस्कार की कमेटियों में थे, लेकिन एक भी पद्म पुरस्कार नामवर जी के हिस्से में नहीं गया। कोई बड़े पुरस्कार साहित्य अकादमी को हटा दीजिए आप, तो जितने बड़े पुरस्कार थे नामवर जी के, सरस्वती सम्मान या ये भारतीय ज्ञानपीठ, कोई पुरस्कार नहीं नामवर जी। कई बार नाम चला लेकिन नहीं मिला नामवर जी को। वो किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तक नहीं बने, राज्यसभा के सदस्य नहीं बने, जबकि उनके, मैंने कहा, भारत के कई प्रधानमंत्रियों से उनके निजी मैत्रीपूर्ण रिश्ते थे। तो ये कैसा शक्ति केंद्र था? तो पलट करके जब आप कहते हैं शक्ति केंद्र थे, तो पलट करके ये बात सामने आ जाती है कि भाई कैसे शक्ति केंद्र थे जो खुद अपने लिए नहीं करते थे। तो ये मेरा कहना है कि नामवर जी एक ऐसी शख्सियत थे, एक ऐसे टेक्स्ट थे, जैसे एक अच्छा टेक्स्ट होता है, संश्लिष्ट होता है, उसके अर्थ को खोलना मुश्किल होता है, इतनी आसानी से नहीं खुलता है, और उसका कोई एक अर्थ नहीं होता, निश्चित अर्थ नहीं होता। ये जो निश्चितवाद है नामवर जी के व्यक्तित्व में भी और उनके लेखन में भी, अभी आगे उसका मैं थोड़ा विश्लेषण भी करना चाहूंगा कि कैसे जो एक निश्चितवाद के विरुद्ध वो पूरी उनकी सोच विचार उनके थे, उनकी अवधारणाएं थी। वो बहुलता को, चाहे व्यक्तित्व हो चाहे, बहुलता को प्रेम करते थे, बहुलता का सम्मान करते थे। जैसे आप सब लोग जानते हैं, विद्वजन हैं, कि नामवर जी कभी भी एक परंपरा की बात नहीं करते थे। वो कहते थे कि भारतीय समाज में कोई एक परंपरा नहीं है, अनेक परंपराएं हैं, अनेक परंपराएं मिलकर के इस देश को बनाती हैं, हमारे देश का निर्माण करती हैं, हमारे देश की संस्कृति का निर्माण करती हैं। तो बहुलतावाद उनको समझने के लिए एक धुरी थी। आप जब इसी तरह तमाम वो मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा, सब लोग जानते हैं, जैन का संपादन से जुड़े, तो एक लगभग रहता है कि भाई एक आप सोचते हो कि वह एक मार्क्सवादी थे जो पार्टी के मेंबर भी थे और पार्टी से जुड़े हुए भी थे। लेकिन जस्ट उसी की जब जैसे ही आप इस नतीजे पर पहुंचते तो वो चौंका देते हैं कि वो कई बार एक जिसे मार्क्सवाद का एक जो फिक्स, मैंने कहा ना कि एक निश्चितवाद जो है, सैद्धांतिकी है, उससे अलग थलग जाकर के वो बहुत सारी स्थापनाएं रचते हैं। जब आपको लगता नहीं मूल रूप से ये कला प्रेमी थे, रसज्ञ थे, विचार ज्यादा यहाँ नहीं दिखता है, वो चौंका देते हैं आपको कि बहुत सारी चीजों में उनकी स्थापनाएं थी, उनके विचार थे, और यहाँ तक कि वो बोलते हैं कि नहीं, जैसे एक जगह उन्होंने लिखा कि जब भविष्य की बात करते हैं, तमाम परंपराओं को तोड़ने की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि महाराष्ट्र से जो दलित आत्मकथाएं आ रही हैं, जो दलित लेखन आ रहा है, दरअसल साहित्य का मेयार आधुनिक समय में ये बदल रहा है। प्रेमचंद जैसे मेयार बदलने की बात एक समय में किए थे, प्रेमचंद नामवर जी को बहुत प्रिय लगते थे, तो मेयार बदलने की बात नामवर जी बार बार वो करते थे। आप देखें कि इसी तरह जैसे उनका खुद भी वो डिकोड करते थे, एक ऐसे बिंदु पर ले आते थे रचना के पाठ को। जैसे मुझे याद है अपने जीवन में कि मैं इलाहाबाद में मैं पढ़ता था, तो वहां पर एक श्री प्रेमचंद की जन्मशती पर एक कार्यक्रम था। शायद नामवर जी ने कितने लोगों को सिखाया होगा कि कहानी ऐसे पढ़ें, ऐसे समझें, उसका रसास्वादन करें। एक मैं भी उसमें, मेरे पाठ्यक्रम में भी, इंटर में ही पाठ्यक्रम में थी, प्रेमचंद थे, उनकी कहानी ईदगाह सब लोगों ने पढ़ी थी, और उसकी आलोचनाएं भी हम लोगों ने पढ़ी। ईदगाह आप लोगों ने भी ईदगाह पढ़ी होगी, कहानी सभी लोगों ने पढ़ी होगी। तो मूल रूप से यही था कि एक अपनी दादी को बड़ा प्यार करता है हामिद, और एक बाल मनोविज्ञान की कहानी जैसी उसकी मान्यता थी, लोगों ने लिखा भी था। लेकिन जब नामवर जी के सामने वो टेस्ट आता है, नामवर जी
मुझे याद है, मैंने अपने तत्वों के एक संपादकीय में उनको उद्धृत करते हुए ये लिखा भी था। उन्होंने कहा, पहले उन्होंने कहा सौंदर्य क्या है। उन्होंने कहा सौंदर्य जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, वही लेखकों की बात है ये। तो उसको आधार बनाया कि भाई हमारे लिए सुंदर वही होगा जो हमारी अस्तित्व रक्षा में, हमारे जीवन में उपयोगी होगा। हर उपयोगी चीज सुंदर नहीं हो सकती, लेकिन ये तय है कि जो सुंदर होगा, जहाँ सौंदर्य होगा, उसकी हमारी सामाजिक उपयोगिता निश्चय ही होगी। फिर वो कहते हैं कि आप जरा मेले का देखें, हामिद का आप क्लास देखिए। हामिद का क्लास ये है कि केवल दाढ़ी ही उसकी है और गरीबी नहीं कि वो चिमटा नहीं है और हाथ जल जाते हैं। तो कहा एक तरफ ये बच्चा है हामिद इस घर का, और दूसरी तरफ आप जो संपन्न घरों के बच्चे हैं ईदगाह के मेले में जा रहे हैं, तो कहते हैं उनका सौंदर्य बोध क्या है, एक भंगुर सौंदर्य बोध क्या है, एक सामंती मूल्यों का सौंदर्य बोध क्या होता है, जो बच्चों के जरिए डिस्कस करते हैं प्रेमचंद। वो कहते हैं कि इसमें कोई बाघ कोई शेर खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है, और रास्ते में लौटते लौटते और ये चिमटा खरीदता है हामिद। तो कहा कि चिमटा इसलिए खरीदता है हामिद, और वो चिमटा इतना सुंदर लगता है आपको कहानी में, इसलिए वो इतना सुंदर लगता है कि उसके पीछे उसकी दादी का दुख, उसके पीछे उस निर्णय के पीछे उसके दादी का कष्ट है। जैसे गांधी जी से पूछा किसी ने कि आप कल कारखानों के विरोधी हैं, तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे कल का समर्थक हूँ। ऐसे कल गांधी जी बोलते थे, मैं ऐसे कल का समर्थक हूँ, कल साइंस का, विज्ञान का, ऐसे भी जिसके पीछे कोई मनुष्य का दुख दूर करने का उपाय। गांधी जी ने कहा कि मुझे सिंगर सिलाई मशीन जो है वो बहुत बड़ा आविष्कार लगती है, ऐसे आविष्कार का मैं समर्थक हूँ, क्योंकि सिंगर साहब की पत्नी जो है वो हाथ से सिलती थी, सुई से कपड़े सिलती थी, और जब सिलती थी तो वो सुई उनकी उंगलियों में चुभ जाती थी। सिंगर साहब ने देखा और सिलाई मशीन का आविष्कार किया। ऐसे ही हामिद ने देखा कि उसकी दादी के हाथ जल जाते हैं। तो ये सब नामवर जी की व्याख्याएं थी, गांधी जी वाला मैंने अपनी तरफ से जोड़ा। तो नामवर जी ने कहा कि उस चिमटे की खरीदने के पीछे दुख था, किसी को कष्ट दूर करने का, किसी की पीड़ा दूर करने का एक संकल्प था। तो उसने एक चिमटे को एक बहुत सुंदर वस्तु में बदल दिया। और जब डिस्कशन होता है कि भाई मेरा तो सिंह बहादुर है, ये है वो है, तो हामिद अपने कॉमन सेंस से बोलता है कि जब कोई शेर आ जाए तो तुम्हारा तो ये सिपाही दबदबा के भाग जाएगा और मेरा चिमटा गर्दन पकड़ लेगा, वगैरह वगैरह। और अंत में आते आते वो सब खिलौने टूट जाते हैं और चिमटा जिंदाबाद बचा रहता है। नामवर जी ने स्थापना की कि अंततः वही सौंदर्य बचा रहेगा जो मृत, जिसके पीछे कोई किसी का दुख पीड़ा नहीं होगी, जो एक सामंती सौंदर्य है वही बचा रहेगा, और वो नष्ट हो जाएगा, वो भंगुर होगा। और यह जो एक मनुष्य के दुख दूर करने के लिए जिस सौंदर्य की रचना होगी वो बचा रहेगा। तो एक जिसे कहते हैं आँख खो देना, वही कहानी वही पाठ, लेकिन नामवर जी की व्याख्याएं कैसे चीजों को बदल देती थी। जैसे भारतीय उपन्यास के बारे में उनकी प्रसिद्ध स्थापना है, आप सब लोग जानते ही होंगे कि उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्रांति, उपन्यास जो है औद्योगिक क्रांति की उपज है, और मध्य वर्ग भी औद्योगिक क्रांति की निर्मित है, इसलिए पश्चिम के उपन्यासों में मध्य वर्ग केंद्र में रहा। नामवर जी कहते हैं कि ये भारतीय उपन्यास इसके उलट रहा, यहाँ एक कृषक जीवन समाज के केंद्र में रहा, और उसमें भी उपन्यास में भी वो कई परंपराओं की बात करते हैं। कहते हैं कि परीक्षक गुरु की एक पश्चिम निर्मित परंपरा थी
और श्यामा स्वप्न का वो उदाहरण देते हैं। तो ये जीव की दावत कहानी जैसे उसकी एक आप कह सकते हैं कि जो जिस जिस तरह से नामवर जी ने व्याख्या की उसकी आप कह सकते हैं कि वो जैसे किसी लोक कथा की तरह लोकप्रिय हो गई वो कहानी हिंदी में। वो कहानी अपने टेक्स्ट में तो शानदार थी ही, लेकिन नामवर जी ने जब उसकी व्याख्या की कि फालतू सामान जीव के आने पर जब वो सारे फालतू सामान वो किनारे छुपा देता है कहीं बिस्तर के नीचे, अंत में उसके सामने प्रश्न आता है कि सारे फालतू सामान तो छिपा दिए, अब माँ का क्या करे। ये जो वाक्य नामवर जी ने उसमें डिकोड किया कि अब माँ का क्या करे, आपके सामने एक बहुत सारे अर्थ को खोल देता है। ऐसे छायावाद नामवर जी के पहले छायावाद क्या पुस्तक थी? छायावाद को अमूमन छायावाद जो युग था उसको एक रहस्यवाद, प्रकृति का मानवीकरण, इन्हीं सब अर्थों में जाना जाता था। लेकिन उन्होंने इस तरह उसको औद्योगिकरण से जोड़ करके उसकी व्याख्या की, जैसे उन्होंने पहला ही उसका अध्याय छायावाद का उन्होंने लिखा कि मैं की शैली अपनी, मैं की शैली कहा। मैं जो माना जाता था कि मैं जैसे कोई कुफ्र है, अपनी बात कहना हमारी भारतीय परंपरा में शामिल नहीं था। नामवर जी ने कहा कि मैं तो अपने मनुष्य ने अपना दुख कहना, अपनी कहानी कहना, अपना नैरेटिव उसने खुद कहना शुरू किया जो है। तो ये व्याख्या एकदम चौंका देती है, पूरी छायावाद के अर्थ को बदल देती है। छायावाद के बारे में कहा जाता है कि वो 10 दिनों में वो पुस्तक उन्होंने लिखी। कविता के नए प्रतिमान के बारे में कहा जाता है कि 21 दिनों में लिखी। दूसरी परंपरा की खोज 10 दिनों में लिखी उन्होंने पुस्तक। मैं सोचता हूँ कि आखिर वो क्या चीज थी कि भाई एक आलोचना पुस्तक लिखने में, कहानी तक तो आदमी कविता तो ठीक से 10 दिन में लिख नहीं पाता, वो किस चीज ने उनको इतना, तो एक मोटे तौर पर लगता है कि भाई उनका स्मरण शक्ति, उनका ज्ञान, उनका ये सब कुछ इतना प्रबल था कि उन्होंने लिख दिया वो पुस्तक जो है। मैंने खुद नामवर जी से पूछा था, मैंने कहा कोई नोट्स वगैरह आप लेकर के छायावाद पुस्तक लिखे थे? उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो उदाहरण था वह भी उनको याद था, जो कविताओं को उद्धृत किया वह भी उनको याद था। तो ये बातें नामवर जी की थी। और अब मैं एक बात जो जिसको मैंने शुरू में उठाया कि एक निश्चित बात नामवर जी से अगर मैं कहूँ एक शब्द में उनका व्यक्तित्व का नाभिक क्या था, तो यही था कि वो एक निश्चित बात, एक फिक्स दिमाग या फिक्स स्थापनाओं के हमेशा विरुद्ध रहते थे। जैसे मैं उद्धृत करना चाहूँगा कि एक उनका व्याख्यान है मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र का। तो वो व्याख्यान की शुरुआत, जो उनकी शैली थी, पॉलिटिकल थे और मंच पर थोड़ा हंसी मजाक भी करते रहते थे। तो उसके मुझे लगता है इस व्याख्यान को पढ़ करके कि उनके पहले डॉक्टर रमेश सुंदर मेघ, जो खुद बड़े विद्वान और मार्क्सवादी साहित्य के बहुत बड़े चिंतक और सौंदर्य शास्त्र के बहुत बड़े चिंतक, उनका व्याख्यान हुआ ही हुआ। तो नामवर जी शुरू करते हैं, कहते हैं मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र पर डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ का पांडित्यपूर्ण लेख सुनने के बाद सोचना पड़ रहा है कि सौंदर्य की चर्चा इतनी असुंदर क्यों होती है। इस तरह शुरू किया उन्होंने। फिर उन्होंने लिखा कि एक तरह से अपने लोग मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र की मांग कर रहे हैं, ऐसा शास्त्र जिसमें कला और साहित्य के बारे में मार्क्सवादी दृष्टि से सभी आवश्यक बातें सूत्रबद्ध कर दी गई। सूत्रबद्ध शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न पर सुनिश्चित मत सुलभ। स्टालिन ने ऐसी ही आवश्यकता की पूर्ति के लिए द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद शीर्षक निबंध को सूत्रबद्ध किया था। स्टालिन से पहले कुछ ऐसा ही प्रयास बुखारिन ने भी किया था, जिसे उसने मार्क्सवादी समाजशास्त्र का सुगम गुटका अथवा पॉपुलर मैनुअल की संज्ञा दी थी। अब नामवर जी क्या कहते हैं कि शास्त्र बनते ही सामाजिक यथार्थ सूत्रबद्ध हो जाता है। देखिए, वो शास्त्र बनने के विरुद्ध बोलते हैं, कहते हैं शास्त्र बनते ही सामाजिक यथार्थ सूत्रबद्ध हो जाता है।
सत्य ही उस यथार्थ को व्यक्त करने वाली, साथ ही उस यथार्थ को व्यक्त करने वाली शैली भी। आपने तमाम मतलब मार्क्सवादी ढंग से लिखी गई तमाम रचनाओं को आपने देखा होगा, चाहे सांप्रदायिकता पर हो, बाजारवाद पर हो, तो जहां वो कंटेंट उसका फिक्स हो जाता है वहीं उसकी शैली भी फिक्स हो जाती है। देखते देखते एक नया रीतिवाद चल पड़ा रचना में और आलोचना में। रीतिवाद जैसा जिसमें अलंकार शास्त्र के लक्षण ग्रंथों को सामने रखकर कविताएं लिखी जाती थी। फिर कहते हैं मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र को यदि परंपरावाद के इस लकीर के फकीर से मुक्त होना है तो फिर उन लेखकों के पास जाना होगा जिन्होंने इस परंपरावाद को चुनौती देने का साहस किया। फिर आगे एक और जो मैंने आपसे कहा, तमाम विद्वानों को छोड़कर वो क्रिएटिव राइटर्स जो नए पुराने होते थे उनकी सोबत में बैठना ज्यादा पसंद करते थे बात करना। वो आपको इससे क्लियर होगा कवियों और कथाकारों की एक अच्छी खासी परंपरा है जिसने सौंदर्य संबंधी पुरानी सुरुचि को तोड़कर नई अभिरुचि के लिए सृजनात्मक आधार तैयार प्रस्तुत किया। ये सृजनात्मक प्रयोग आज के मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र के लिए कोई अर्थ नहीं रखते तो फिर वह निर्गुण सौंदर्य शास्त्र भी व्यर्थ है। नए कला सृजन से ही सौंदर्य शास्त्र का विकास होगा। सिद्धांत व्यवहार से ही विकसित होता है, फल बीज से निकलता है। ये जो सृजनात्मकता का क्रिएटिविटी के लिए और नएपन के लिए नामवर जी का आग्रह था, नामवर जी का लगाव था। आप सब जानते हैं कि नामवर जी जो एक नेहरू युग था हमारे यहाँ, कहानी कविता सब चीजों में उसका प्रभाव दिखलाई पड़ता है और एक मॉडर्निटी एक मूल्य की तरह सामने रहती है। नामवर जी की विशेषता यह थी जहाँ नई कहानी या प्रयोगवाद, नई कविता के बहुत सारे लोग आधुनिकता को केवल एक अर्थ में ग्रहण करते थे, मॉडर्निटी के अर्थ में। नामवर जी ने अपने ज्ञान की, अपने विश्लेषण की तमाम चीजों को जो है परंपरा के स्रोत से बनाया नामवर जी। तो उनका ये था। और अंत में मैं एक शब्द और कहना चाहूंगा, उन्हीं का उदाहरण है। वामपंथी लेखक यह मोटी सी बात भूल जाते हैं कि मार्क्सवाद केवल एक राजनीतिक सिद्धांत नहीं बल्कि एक विश्व दृष्टि है। राजनीति जिसका एक पक्ष है, निसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष, यह विश्व दृष्टि लेखक को अपने समय की वास्तविकता को उसकी समग्र जटिलता के साथ समझने में सहायक होती है। नामवर जी इसीलिए केवल यथार्थ जो है, केवल कंटेंट, केवल विषय वस्तु, केवल विचारधारा को ही रचना में जांच करके उसे स्थापित नहीं करते थे। वो कैसे कहा गया है और कैसे कहा गया है और कितने नए ढंग से कहा गया है, ये सब भी उनकी कसौटी पर कसे जाते थे। इसीलिए शायद इसीलिए मुक्तिबोध उनके एक सबसे बड़े आइकॉन पॉइंट के रूप में स्थापित होते हैं उनके यहाँ। चूंकि मुक्तिबोध के यहाँ एक विचारधारा भी है, सामाजिक परिवर्तन की राजनीतिक दृष्टि भी है और कैसे कहा जाए इसका एक अधुनातन शिल्प भी उनके पास है। शायद इसीलिए मुक्तिबोध या हिंदी के तमाम सारे नए लेखक आप देखें तो नामवर जी ने जिन जिन रचनाओं की, जिन जिन चीज़ों की प्रशंसा की, जिनको अपनी कसौटी पर कसा, तो ये सारे मूल्य उनके थे। और नामवर जी का मेरे लिए तो इसलिए भी ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है कि उनका सानिध्य भी मुझे मिला, उनका स्नेह भी लगातार मिला। तो मैं एक इतनी बड़ी गोष्ठी में मिलाने के लिए हिंदी विभाग को और ये संयोजन समिति को, सबको मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और ये BHU ने एक प्रारंभ किया है, मुझे लगता है कि पूरा देश भर अपने इस अप्रतिम बुद्धिजीवी, आलोचक, विद्वान की जन्मशती जो है मनाएगा और उस अवसर पर आगे के लिए नई नई स्थापनाएं, नए नए विचार हम लोगों के सामने आएंगे। धन्यवाद।